प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कि F.W. रिक्स जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण के लिए और विभिन्न समाजों के अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने 1956 में अपना एक मॉडल दिया था, कर्सिका औद्योगिका मॉडल। कर्सिका औद्योगिका प्रतिमान। और इस कर्सिका औद्योगिक प्रतिमान के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा कि जो तीसरे विश्व के देश है और जो प्रथम विश्व के देश है, उनके जो सामाजिक जो संरचनाएं हैं और साथ ही उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया था। और उसी के अंतर्गत उन्होंने कर्सिका औद्योगिक मॉडल का विकास किया था। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में जो हमारे पास समाज है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक कर्सिका समाज है, एक औद्योगिका समाज है। औद्योगिका समाज में जहाँ पर संरचनाएं विकसित हो चुकी है, जहाँ पर मूल्य विकसित किए जा चुके हैं और साथ ही विशेषीकरण का दौर या विशेषीकरण की संरचनाएं वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक उसके उलट कर्सिका जो समाज है वो प्राचीन और पुरातन जो हमारा कहते हैं कि समाज है उसका उसकी व्याख्या करता है और साथ ही बताता है कि साहब जो कर्सिका समाज है उस कर्सिका समाज में मोर और लेस जो प्राचीन संरचनाएं हैं, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्थाएं हों, बाजार की हो, वो जो व्यवस्थाएं हैं वो सब की सब प्राचीन हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो समाज है वो अब वर्तमान में स्थिति है कि वो कर्सिका से औद्योगिकीकरण तरफ बढ़ रहा है। तो कल हमने जब व्याख्यान पे इस पर बात की थी तो ये बात की थी कि इसकी तुलना इस बात की बड़ी आलोचना भी की जा रही है कि उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक समाज है वो कर्सिका से औद्योगिक की तरफ जा रहा है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो गति है वो एक दिशाएं है, मतलब एक तरफ इसकी गति है, दूसरी तरफ उसको नहीं कहा जाता। तो उस दौरान ये बात आई थी कि हम क्या समाजों को केवल दो भागों में बांट सकते हैं? क्या कर्सिका और औद्योगिक समाज होते हैं? क्या कोई ऐसा समाज उपलब्ध नहीं है जो दोनों समाजों की कहते हैं कि कुछ संरचनाओं को रखता है, कुछ विशेषताओं को रखता है? तो उसके बाद उन्होंने ठीक एक साल बाद 1957 में उन्होंने अपना जो दूसरा मॉडल है इसको संशोधित करते हुए एक मॉडल दिया और उसको उन्होंने कहा संयोजित संपार्श्वी और विवर्तित। और अंग्रेजी में जैसे मालूम कहा है कि ये फ्यूज्ड सोसाइटी है। ये इसके लिए उन्होंने प्रिज्मेटिक शब्द को काम में लिया और इसके लिए उन्होंने रिफ्रैक्टेड की जगह डिफ्रैक्टेड। वैसे रिफ्रैक्टेड ही होता है कि प्रिज्म जो है उसमें से लाइट है जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्टेड होता है। उन्होंने रिफ्रैक्टेड शब्द काम में लिया क्योंकि वो एक तरह से रिफ्रैक्शन नहीं है वो। अब हम जैसे मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि ये इन समाजों को अब जैसा संयोजित समाज है वो एक तरह से कर्सिका समाज का प्रतिनिधित्व करता है, विवर्तित समाज जो है वो औद्योगिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और कहीं ना कहीं इन दोनों समाजों के बीच की जो संरचना है या बीच की जो विशेषताओं वाला समाज है उन्होंने संपार्श्व समाज कहा है, प्रिज्मेटिक कहा है। तो इस प्रकार से नया मॉडल जो उन्होंने बनाया वो संयोजित संपार्श्व विवर्तित समाज का उन्होंने मॉडल दिया है। इस मॉडल को समझने से पहले और इन समाजों की विशेषता समझने से पहले जिन वैज्ञानिक शब्दों का या भौतिक शास्त्र के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, जैसे मान लीजिए प्रिज्मेटिक है, तो उसके लिए हम एक इनकी संरचना समझना चाहते हैं कि वो उन्होंने इस प्रकार का नाम इसको क्यों दिया गया। रिक्स कहते हैं कि हमें उन्होंने को साइंस का काम रिफ्रैक्शन जो है उसको काम में लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो त्रिविमीय संरचना है उसको हम प्रिज्म कहते हैं और प्रिज्म से एक लाइट जैसे मान लीजिए कि रे जो पास होती है और वो इसके एक जो फलक है उस पर टकराने के बाद में ये थोड़े थोड़े भागों में अलग हो जाती है यहाँ पर।
और बाद में जैसे मान लीजिए देखें तो ये जो इसकी जो लाइट है वो इंद्रधनुष से जो रंग, इसको हम कहते हैं 7 रंग, ये इनमें रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जिसे रिफ्रैक्शन शब्द कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड। उन्होंने कहा कि ये डिफ्रेक्टेड की पोजीशन है, डिफ्रैक्शन की पोजीशन है। तो ये कहते हैं कि ये जो स्थिति है इसको हम स्थिति ए कहेंगे, हम इसको डिफ्यूज्ड या संयोजित समाज की स्थिति कहेंगे। और प्रिज्म का जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर थोड़ी मात्रा में किरणें जो है या रे है, वो कहते हैं कि इसका बंटवारा हुआ है, इसको हम समपार्श्व समाज की स्थिति कह सकते हैं। और तीसरा जो है जिसमें जो किरण है या कहते कि रे है वो 7 रंगों में विभाजित हो गई है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति ए है वो संयोजित समाज की है, स्थिति बी जो है वो समपार्श्व समाज की स्थिति है, और स्थिति जो सी है वो विवर्तित समाज। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं औद्योगिक और कृषि का मॉडल जो है उसको उन्होंने विकसित किया है, और उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो ठीक एक समय में इस प्रकार के कोई मानक या कोई विशेष बिंदु नहीं है जिस पर आने के बाद में वो ठीक सीधा औद्योगिक समाज में कन्वर्ट हो जाती है। बजाय इसके वो कि उनमें धीरे धीरे विकास होता है, और ये जो ट्रांजिशनल फेज है उनकी या जो बीच की स्थिति है इसको हम समपार्श्व समाज कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति आती है कि जब एक कृषि का समाज जो है वो विकसित होता होता विवर्तित समाज की तरफ जाता है या औद्योगिक समाज की तरफ जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उस समाज में दोनों समाजों के लक्षण, गुण, संरचनाएं पाई जाती है। और उसी प्रकार से इस को उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको प्रिज्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार से प्रिज्म जो है वो एक रे को अलग अलग भागों में बांट देता है, उसी प्रकार से ये जो प्रिज्म की जो पोजीशन है जिसमें कहते हैं कि रे का थोड़ी बहुत मात्रा में रिफ्रैक्शन हुआ है, उसी प्रकार के समाज में भी संरचनाओं में उनके प्रकारों में रिफ्रैक्शन होता है, उसका बंटवारा होता है, उसका विकास होता है। तो कल जब हम बात कर रहे थे इस बारे में कि जब संयोजित समाज या कृषि का औद्योगिक समाज, तो हमने इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन की बात की थी, तो उस दौरान हमने कहा था कि साहब जो कृषि का जो समाज है या संयोजित समाज इसको कहा जा रहा है कि संयोजित समाज के कुछ अपने हैं कि इसमें तो आरोपित मूल्य पाए जाते हैं। कल की हमने बात की थी। आरोपित मूल्य का मतलब तात्पर्य है कि समाज जो है वो अपनी अपनी प्राचीन परंपराएं, विचार, अपना जो मूल्य हैं, जो सामाजिक प्रतिमान है या सामाजिक संरचनाएं हैं, उस सामाजिक संरचना के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो उसका विचार है, जो मूल्य है, उनको वो कैरी ऑन, वो लगातार आगे बढ़ाता हुए रखना चाहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मूल्य हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, तीसरी पीढ़ी से चौथी उनको स्थानांतरित करेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो पीढ़ी है वो अपने मूल्य विकसित नहीं करेगी, बल्कि परंपरागत रूप से जो मूल्य चले आ रहे हैं उन मूल्यों को वो अपनाएगी। तो ये आरोपित मूल्य कहलाते हैं। वही हम बात कर रहे हैं कि जैसा रिफ्लेक्टेड जो सोसाइटी है या जो औद्योगिक समाज है, इस औद्योगिक समाज में यही बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर विकसित मूल्य पाए जाते हैं। इसका मतलब तात्पर्य है कि प्रत्येक जो समाज का अवयव जो समाज है वो अपने आवश्यकता के अनुसार मूल्यों का विकास करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बात करना चाहेंगे कि स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता जो है ये जो मूल्य है वो संयोजित समाज में विशेष दृष्टिकोण से हो सकता है। यहाँ पर जो संरचनाएं पाई जाती है वो ऐसा हो सकता है कि अपने एरिया में, विदिन द अपने स्पेस या अपने ओरा में केवल व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता देता हो। तो स्वतंत्रता का यहाँ जो प्रतिमान है वो अलग है, यहाँ विचार और दृष्टिकोण अलग है, और यहाँ पर उसका विचार और दृष्टिकोण अलग है। इसी प्रकार जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अनेक संरचनाएं इस संयोजित समाज में या औद्योगिक कृषि का समाज में अनेक संरचनाएं पाई जाती है, या जो संरचनाएं पाई जाती है वो विस्तृत है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो संरचनाएं पाई जाती है
वो एक से अधिक काम करती है, या कार्य विस्तृत संरचनाएं पाई जाती है। तात्पर्य ये है कि इसे मान लीजिए कि हम परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार, तो परिवार जो है, जब ये संयुक्त समाज है और यहाँ पर जो परिवार की जो कल्पना है और परिवार के द्वारा जो ये जो संरचना है, परिवार एक संरचना है, इस संरचना द्वारा अनेक प्रकार ये किए जाएंगे या किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि परिवार सबसे पहले पालन पोषण की बात करता है, कि परिवार जो है वो बच्चों के पालन पोषण की बात करता है, देखभाल की बात करता है। तो दूसरा, परिवार यहाँ पर अगर वो व्यवसायिक परिवार है या व्यवसाय अपनाता है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की परिवार यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की परिवार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार से शिक्षा जो है वो परिवार के द्वारा दी जाती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग जो है वो अपनी शिक्षा के माध्यमों से या विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अपनी शिक्षा वो देते हैं। इसी प्रकार से विवाह जो है वो परिवार के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक इसके उलट अगर हम देखें कि जब विवर्तित समाज है या औद्योगिक समाज है, तो हमने देखा कि पालन पोषण की जब बात आती है या इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि अगर परिवारों के पास समय नहीं है माता पिता के पास, तो क्रेच जो वहाँ पर है, इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई है कि वो बच्चों के पालन पोषण देखभाल के लिए क्रेच का उपयोग कर सकते हैं। अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान वो वहाँ पर उपलब्ध है, जो व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं, कार्य को समझाते हैं, सिखाते हैं, उनका विकसित रूप उनके पास मिलता है। इसी प्रकार शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं वहाँ पर उपलब्ध रहती है। विवाह के लिए वहाँ पर स्वाभाविक संस्कृति के रूप में चर्च या जिसको आजकल कहते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या संरचनाएं होती है, तो वहाँ पर उसका काम संपन्न करती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इस संयोजित समाज में अगर कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है, तो उसके लिए रोगी की देखभाल भी परिवार द्वारा संपन्न की जाती है। यही अगर ये स्थिति आती है विवर्तित समाज में, तो वहाँ पर नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, इस प्रकार की संरचनाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक संरचना के द्वारा अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। वहीं इसके उलट जो विवर्तित समाज में है, उसमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाएं उपलब्ध रहती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कार्य विस्तृत है, एक संरचना के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं और वो किसी भी कार्य में उसका विशेषीकरण उपलब्ध नहीं होता है। इसके उलट विवर्तित समाज में या विकसित समाज में या औद्योगिक समाज में प्रत्येक कार्य के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जो अपना विशेष प्रकार या विशेष कार्य संपादित करती है। और साथ में विशेषीकरण या उपलब्ध स्तर इनको पाया जाता है कि जो प्रत्येक जो काम है वो उपलब्ध स्तर का, इसका मतलब है कि अचीवेबल पोजीशन में वो संरचनाएं रहती है, वो विकसित रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो दो समाज की हम बात कर रहे थे, विवर्तित समाज और संपार्श्व समाज, उसकी औद्योगिक समाज की या संयोजित समाज और विवर्तित समाज की बात कर रहे थे। अब इस समाजों के दौरान हमने देखा कि सामने जैसे ये बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि एक समाज से सीधा ट्रांजैक्शन या जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या संयोजित समाज से सीधा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो विवर्तित समाज की तरफ हो जाए, बल्कि उसके बीच की स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम संपार्श्व समाज की बात की जा सकती है। और इस संपार्श्व समाज में जो है वो दोनों संरचनाओं के कहते हैं कि उनके गुण पाए जाते हैं। अब हम संपार्श्व समाज जो है उस संपार्श्व समाज के बारे में बातचीत करेंगे।